पिछले क्लास में हम लोग पूरा का पूरा व्हाट इज डेमोक्रेसी जो हमारा एक टॉपिक था वो हम खत्म कर चुके थे, है ना। उसमें हम लोग मेनली 4 फीचर्स के बारे में पढ़े थे। डेमोक्रेसी का क्या क्या फीचर्स हो सकता है। पहले हम लोग पाकिस्तान का केस पढ़े, उसके बाद फिर चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया और उसके बाद फिर एक छठा फिजी के बारे में पढ़े थे। इतना सब इन सारे कंट्री के केस को पढ़ने के बाद हम लोगों को ये मालूम चल चुका था कि आखिर डेमोक्रेसी क्या है ना। जब इतना कुछ हम लोग पढ़े थे तो हमारे पास 4 मेन फीचर्स आए थे और वो चारों का चारों हमारा क्या हो सकता है, डेमोक्रेसी का डेफिनेशन हो सकता है, ठीक ना। तो हम लोग तो ये जान चुके थे कि आखिर डेमोक्रेसी क्या होता है ना। लेकिन हमारा आज इसका जो सेकंड पार्ट है वो है वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही क्यों। हमारे पास और भी तो दो है, मोनार्की भी है, डिक्टेटरशिप भी है, लेकिन डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का ना कुछ ड्रॉबैक है, कुछ लिमिटेशन है, कुछ बुराइयां हैं। क्या बुराई है जरा देख लो यहाँ पे, ध्यान इधर दो। क्या है बुराई इसका। यदि आपको सवाल में आ जाए कि डेमोक्रेसी का डिमेरिट लिखो, क्या लिखो, डिमेरिट्स लिखो या फिर लिमिटेशंस लिखो या फिर ड्रॉबैक लिखो, तो इन 5 या 6 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 पॉइंट है, इनको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये डेमोक्रेसी का कुछ बुराई है। क्या बुराई है अभी हम लोग समझेंगे। तो जब भी आपके सवाल में आ जाए क्वेश्चन में ये आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या है तो इसको लिखेंगे, या फिर डिमेरिट आ जाए, लिमिटेशंस आ जाए या फिर ड्रॉबैक आ जाए तो इन्हीं चीजों को लिखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे सबसे पहला बुराई क्या है डेमोक्रेसी का। हालांकि डेमोक्रेसी का तो कोई बुराई नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी दिया हुआ है कुछ कुछ। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। हर एक साल पे क्या होता है, लीडर चेंज होता रहता है हर एक 5 ईयर्स के टर्म्स के बाद। जैसे मान लो यदि आप फेवरेट नेता हैं तो आप कितना से कितना ज़्यादा रह सकते हैं, लगभग 5 पीरियड तक रह सकते हैं, 6 पीरियड तक रह सकते हैं, 7 पीरियड तक रह सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको भी बदल दिया जाएगा। यदि आप काम अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको भी बदल दिया जाएगा, और बदलेगा कौन, हम लोग बदलेंगे। तो डेमोक्रेसी में ये एक सबसे पहला बुराई इसका ये है ना कि यहाँ पे लीडर जो है ना वो बार बार चेंज होता रहता है, बार बार चेंज होता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी बना हुआ नहीं रह पाता है। समझ में आ गया ना, पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या है, डेमोक्रेसी में ना लीडर बार बार चेंज होता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी बना हुआ नहीं रहता है। मतलब कि अस्थिरता यहाँ पे बना नहीं रहता, वो हर बार चेंज होता रहता है। समझ में आ रहा है। चेंज होने का मतलब ये हो गया, क्योंकि डेमोक्रेसी है, यदि एक ही इंसान वहां पे हमेशा बैठा रहता तो कितना अच्छा रहता है ना। लेकिन ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये सिस्टम है उसको बार बार बदलना पड़ रहा है, बार बार वो चेंज हो रहा है, और वो चेंज करता कौन है, हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो है ना डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे लीडर बार बार चेंज हो रहा है। जैसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अभी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे पहले हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी थे, अभी हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लीडर बार बार चेंज होता रहता है, ये पहला इसका बुराई है। उसके बाद क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। देखो डेमोक्रेसी क्या है, कंपटीशन ही तो है। हर एक पार्टी के बीच में क्या है, कंपटीशन है। भाई तुम यदि अच्छा परफॉर्म किए तो तुम जीत जाओगे, तुम यदि खराब किए तो तुम हार जाओगे, यही तो कंपटीशन है। और कंपटीशन में क्या होता है, हर कोई हर किसी को रौंद के आगे बढ़ाना चाहता है ना। जैसे मान लो यदि आप आगे चलेंगे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे तो आपके बगल में हजारों लाखों बच्चे होंगे, तो आप क्या चाहेंगे कि हम उनसे किस प्रकार से आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, या तो कुछ गलत तरीका आजमा सकते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है। ये डेमोक्रेसी जो है ना कंपटीशन का ही खेल है, पावर का ही ये खेल है। इसीलिए यहाँ पे मॉरलिटी जैसा कुछ भी चीज नहीं होता है, मतलब कि नैतिकता यहाँ पे कुछ भी ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपटीशन है तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बुराई भी आपको देखने को मिल जाए, कुछ चीटिंग भी देखने को मिल जाए, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे नैतिकता जैसा कुछ चीज नहीं है। क्योंकि कंपटीशन है तो इसमें चीटिंग वोटिंग तो होना लाजमी है। समझ में आ गया, ये उसका दूसरा बुराई था। और आगे क्या बुराई है इसका, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। अब देखो डेमोक्रेसी जो है ना बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे चुनाव होता है तो फिर लीडर किसको वहां से खड़ा करना चाहता है, किसको एमपी पद के लिए खड़ा करना चाहता है, उसको उसमें बहुत राय विचार लेना पड़ता है, लोगों के बारे में सोचना पड़ता है ना, अपने मेंबर के बारे में सोचना पड़ता है कि ये आदमी सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इतना सोचने के
वजह से क्या होता है ना, इसमें डिले हो जाता है, यानी कि देरी हो जाता है। और यदि डिक्टेटरशिप रहता तो लीडर के मन में जो आया लागू कर दो, जरा सा भी देरी नहीं। लेकिन यहाँ पे सोच समझ के चलना पड़ता है। जैसे पार्लियामेंट में कोई नियम कानून लागू यदि होना है तो उसमें क्या होगा, सारे मेंबर्स का सहमति चाहिए, सारे मेंबर्स के सहमति के बाद फिर राज्यसभा का सहमति चाहिए, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट का सहमति चाहिए, कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये डिले है, यानी कि यहाँ पे देरी बहुत होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो डेमोक्रेसी में जो है ना टाइम बहुत लगता है किसी भी डिसीजन को लेने में, क्योंकि यहाँ पे कंसल्ट किया जाता है, यानी कि बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है, उनका विचार पूछा जाता है कि आपका इस लॉ पे, इस कानून पे क्या सहमति है, आपका क्या विचार है। इसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे देरी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा ड्रॉबैक इसका। आगे क्या है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, दिस लीड्स टू बैड डिसीजन। बहुत बार ऐसा होता है डेमोक्रेसी में कि जो लीडर होते हैं ना, जैसे हमारे जो लीडर होंगे वो हमारे इंटरेस्ट को जान ही नहीं पाते हैं, हम क्या चाहते हैं अपने लीडर से वो जान ही नहीं पाते हैं। जैसे देखो, हमको चाहिए, मान लो कि हमारे मोहल्ले में नाला टूटा हुआ है, हमको क्या चाहिए, नाला बनवा दीजिए आप, हमको यही चाहिए। लेकिन लीडर हमारे जरूरत को समझ ही नहीं पा रहा है, हमारे इंटरेस्ट को समझ ही नहीं पा रहा, हमको चाहिए नाला, वो बनवा रहा है रोड, कहाँ से काम चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो वो हमारे इंटरेस्ट को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो क्या कर लेते हैं, बैड डिसीजन ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे मोहल्ले में एक ऐसा रोड है जो कि बहुत ही खराब है, लेकिन हाँ इस स्थिति में है कि उस पर गाड़ी चल सकता है, आदमी आराम से जा सकता है ना, कोई भी खतरा वाला बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि नाला टूटा हुआ है, वहाँ पे बच्चे गिर सकते हैं, गाय भैंस जाके गिर सकते हैं। तो अभी जरूरी कौन है, जरूरी अभी नाला है, क्योंकि वो खतरा ज्यादा है हमारे लिए, कर सकता है क्रिएट। लेकिन रोड है कि थोड़ा सा उसमें भी काम ना भी किया जाए तो काम चल जाएगा, जिसके कारण अभी हमको जरूरत है नाला का, वो बनाएगा रोड। तो इसके कारण क्या होगा, वो हमारे जरूरत को समझ नहीं पाया, वो हमारे इंटरेस्ट को समझ नहीं पाया, इसके कारण कभी कभी वो अपना डिसीजन भी गलत ले लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा चौथा बुराई इसका। आगे, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज होगा यहाँ पे, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन। डेमोक्रेसी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे कोई और ही कंट्री क्यों ना हो, जहां भी डेमोक्रेसी है वहां करप्शन है, वहां करप्शन है। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यदि बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं और आपको पुलिस पकड़ ले, तो आप क्या कहते हैं कि सर कुछ पैसे ले लीजिए, छोड़ दीजिए, है ना, पेरेंट्स को मत बुलाइए। ये क्या हो गया, ये करप्शन हुआ। ये क्या है, ये करप्शन का एग्जाम्पल है। तो जहां जहां डेमोक्रेसी है, इंडिया ही नहीं बाकी और भी जहां डेमोक्रेसी है वहां पे करप्शन है ही है। आप चाहेंगे कि डेमोक्रेसी है तो वहां पे करप्शन नहीं होगा, घुसखोरी वाला काम नहीं होगा, यहाँ पे होगा। डेमोक्रेसी है तो होगा, समझ में आ गया। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जब चुनाव प्रसार होता रहता है तो आपको ये बार बार न्यूज़पेपर में, टीवी में भी दिखाया जाता है कि फलाने पार्टी का आदमी गया, हर एक गाँव में पैसे को बांट दिया, कपड़े बांट दिया और वो जाके अपना वोट ले लिया। ये क्या है, करप्शन ही तो है, गलत तरीके से कर रहे हैं, करप्शन है। जैसे हमको कोई काम करवाना हो सचिवालय में या फिर कोई अच्छे से ऑफिस में, हमको क्या करना पड़ता है, कुछ पैसे देना पड़ता है, तो हमारा काम क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी तो है लेकिन करप्शन भी है। तो ये हो गया इसका पांचवा बुराई, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। देखो, जो आम आदमी होता है ना, मतलब कि बहुत नॉर्मल आदमी जिसको कि देश दुनिया उससे कोई मतलब नहीं है, उसको अपने बारे में ही नहीं मालूम होता है। जैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, उसको उसके लिए क्या जरूरी है उसको मालूम ही नहीं है। जैसे देखो, सरकार अभी क्या निकाली हुई है, सरकार ये निकाली हुई है कि जो भी लोग पॉवर्टी लाइन है, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनको क्या मिलेगा, राशन मिलेगा, कम दामों पे राशन मिलेगा। लेकिन आज भी हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि राशन का सुविधा नहीं मिलता है और वो उस चीज़ के लिए अप्लाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। जैसे आज यदि आप देखें, जैसे रोड पे कोई कोई होता है ना कि बोतल चुनता है, फिर से पेपर उठाता है, रैग पिकर होते हैं वो लोग, तो उनको क्या मतलब राशन से क्या मतलब है, उनको मालूम भी नहीं होगा कि सरकार कुछ ऐसा भी निकाली हुई है ना। जैसे अभी ये वाला जैसे अभी कोरोना आया था, तो हर एक किसानों के खाते में मोदी जी क्या किए थे, हर किसी को 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये हर किसी के बैंक अकाउंट में दिए हुए थे। हाँ, बहुत जगह दिए हुए थे, हमारे गांव में कुछ आदमी थे और उनको भी मिला था। लेकिन उनको बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या सरकार दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये कि गवर्नमेंट का जितना भी पॉलिसी है ना, हर पॉलिसी के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मालूम नहीं है। समझ में आ रहा है। तो जैसे अभी राशन वाला सिस्टम है, यदि मान लो सरकार राशन बंद कर दे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसको पहले भी नहीं मालूम था, अब बंद हो रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा उसको, है ना। इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं रहता है कि हमारे लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या
बुराई है। तो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो डिसाइड भी नहीं कर पाते। डेमोक्रेसी है फिर भी लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये हो गया हमारा 6 का 6 ड्रॉबैक, लिमिटेशन, आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आप कह लीजिए। जब भी सवाल में आए तो इन 6 पॉइंट को हम लोग लिखा करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसका कुछ बुराई, लेकिन अब इसका कुछ अच्छाई भी है ना। अब अच्छाई में यदि आपसे पूछा जाए आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में, यदि आपको इसमें मेरिट पूछा जाए इसका, तो हम ये भी बताएंगे। उसके बाद फिर क्या था, लिमिटेशन, एडवांटेज का पूछा जाए तो भी हम बताएंगे। एडवांटेजेस पूछेगा तो भी बताएंगे। उसके बाद ड्रॉबैक उसका कुछ है ही नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो भी हम लोग यही बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, एडवांटेज पूछे, मेरिट पूछे डेमोक्रेसी का, या फिर आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पूछे तो भी हम लोग यही सब चीज बताएंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया हमारा कुछ बुराई डेमोक्रेसी का, और ये हो गया हमारा कुछ अच्छाई डेमोक्रेसी का। अब जानते हैं कि अच्छाई आखिर क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, आपके बुक में ना इन 5 पॉइंट को लिखा तो गया ही है, प्लस इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी भी दिया होगा। तो हम उस कहानी को सीखेंगे और उसका जो निचोड़ है वो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो कहानी है वो चाइना का कहानी है। किसका कहानी है, चाइना का कहानी है। चाइना में एक समय ऐसा था 1958 और 1958 और 1961, ये चाइना में एक ऐसा पीरियड था जहां पे कि वहां पे फेमिन आया हुआ था। फेमिन का मतलब क्या होता है मालूम है, बोलो जल्दी। फेमिन का मतलब क्या, भुखमरी, यानी कि वहां पे फूड का जो है ना सप्लाई कम हो जाए, शॉर्टेज हो जाए फूड का। तो चाइना में एक समय था 1958 और 1961, इस समय पे चाइना में बहुत ही ज़्यादा भुखमरी आया हुआ था। यानी कि वहाँ पे लोगों को ना खाने के लिए उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पे फूड का सप्लाई बहुत ही कम था। तो उस समय पे चाइना में लगभग 3 करोड़, सुनना मेरे बात को ध्यान से, लगभग 3 करोड़ पीपल उस समय पे चाइना में मरे हुए थे केवल और केवल भुखमरी से। देखो भुखमरी हर एक कंट्री में आया है, इंडिया में भी भुखमरी आया है। 1920 और 21 के आसपास जो है ना, जब हमारा यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके आसपास जो है ना हमारे इंडिया में भी भुखमरी आया था। लेकिन भुखमरी में इंडिया में केवल और केवल उस समय पे 12 मिलियन से लेकर 13 मिलियन लोग मारे गए थे, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 30 लाख के बीच में लोग मारे गए थे भुखमरी के कारण से उस समय भारत में, ठीक है ना। और वो है बात 1920-21 के आसपास का, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास का वो बात है। लेकिन चाइना में 1958 और 1961 में जो भुखमरी आया था वहाँ पे चाइना में 3 करोड़ लोग मारे गए थे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इंडिया से डबल, क्योंकि उसका पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है ना। तो उस समय पे 3 करोड़ लोग मारे गए थे। और जिस समय ये सब हो रहा था चाइना में, उस समय पे इंडिया का भी इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना उतना अच्छा नहीं था। बात समझ में आ रहा है। हालांकि उस समय इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, जिस प्रकार से हम लोगों का स्ट्रक्चर था इकोनॉमिक का, आर्थिक रूप में हम लोग जिस प्रकार से थे, उस समय हम लोग चाइना से बहुत कम थे। लेकिन फिर भी इंडिया में भुखमरी नहीं आया। भुखमरी इसलिए नहीं आया क्योंकि इंडिया का गवर्नमेंट उस समय जानता था कि आने वाले समय में भुखमरी आ सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्योंकि 1920 और 1921 में एक बार पहले ही भुखमरी इंडिया में आ चुका था। और जब भुखमरी आ चुका था तो उस समय पे इंडियन गवर्नमेंट ये समझ गए थे कि आगे भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसलिए ज़्यादा जरूरी ये है कि आने वाले समय में ऐसा स्थिति हमको ना देखना पड़े, इसलिए अभी से ही उसके लिए क्या कर दो, तैयारी शुरू कर दो, है ना। बात समझ में आ रहा है। तो जब चाइना में उस समय पे भुखमरी आया, इंडिया में नहीं आया, जबकि उस समय इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन चाइना से बहुत ही खराब था। तो फिर इंडिया में भुखमरी आया, चाइना में भुखमरी आया, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं आया। इसके पीछे रीजन है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रीजन ये देते हैं कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया में भुखमरी नहीं आया लेकिन चाइना में भुखमरी आया, जबकि इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन उससे बहुत ही खराब था, बहुत ही बदतर था। लेकिन बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बताते हैं इसके पीछे जो रीजन है ना वो है गवर्नमेंट का सिस्टम। देखो गवर्नमेंट का सिस्टम उस समय पे भले ही उस समय पे इंडिया के पास भुखमरी नहीं था, 1958 के आसपास नहीं था, लेकिन इसके पास गवर्नमेंट का जो सिस्टम था ना वो बहुत ही तगड़ा था। ये समझ चुका था कि आने वाले समय में भुखमरी जैसा हमको कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बार ये 1921,
1920 1921 के आसपास ना एक बार ये फेस कर चुका है। यहाँ इंडिया भुखमरी है ना, उस समय 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे इंडिया में केवल। तो जब इनको यहाँ पे पहले ही एहसास हो गया तो ये क्या कर चुके थे, अपने आप को प्रिपेयर कर चुके थे। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ नहीं था। चाइना को लगता था ना कि चाइना में कभी भुखमरी आ ही नहीं सकता, लेकिन वहां पे भुखमरी आया, वहां पे भी लोग 3 करोड़ मारे गए, है ना। तो इसमें सबसे तुमको रोल किसका नजर आ रहा है? इसमें रोल नजर आ रहा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट उस समय पे सचेत हो चुका था, जागरूक हो चुका था, वो समझता था लोगों के जरूरत को, वो समझता था कि इंडिया में दोबारा भुखमरी आ सकता है, इसीलिए वो पहले से तैयार थे। लेकिन चाइना में ऐसा कुछ नहीं था, जबकि चाइना का इकोनॉमिक कंडीशन हमारे इंडिया से बहुत ही हाई था उस समय पे। लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट ने सोचा कि छोड़ो भुखमरी तो यहाँ पे आएगा नहीं, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है ना। तो अब जरा बताओ, ज्यादा अकाउंटेबल जनता के प्रति यानी कि सिटीजन के प्रति ज्यादा जागरूक कौन हुआ? इंडिया हुआ। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लोगों को जवाब देना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा आप काम करेंगे तब भी लोगों को जवाब देना पड़ेगा, आप बुरा काम करेंगे तब भी आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा डेमोक्रेसी में। तो इस कहानी से हम लोग इंडिया और चाइना की कहानी से ये समझते हैं कि इंडिया में भुखमरी नहीं आया, क्योंकि इंडिया जो है ना लोगों के जरूरत को समझता था, लोगों के नीड को समझता था कि आगे आने वाले समय में भुखमरी हो सकता है, इसलिए पहले से तैयार रहो। लेकिन चाइना अपने लोगों के जरूरत को नहीं समझ पाया, उसके नीड को नहीं समझ पाया, जिसके कारण वहाँ पे भुखमरी आया। इसका मतलब क्या हुआ? वो लेस अकाउंटेबल है, उसके पास उतना समझदारी नहीं है। समझ में आ गया ना? पहला पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हमारा क्या है? डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसके पीछे भी कहानी है, इसको भी समझेंगे। देखो 5 पॉइंट है ना, पांचों के पीछे कहानी है, बस ये हमारा रीजन लिखा हुआ है कि आखिर क्यों डेमोक्रेसी बेटर है। क्या है दूसरा? डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमारे पास इंडिया में 2 पार्लियामेंट्री हाउस है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में हमारा क्या होता है? कोई भी नियम कानून बनता है। जब लोकसभा में नियम कानून कोई बनता है ना तो 545 मेंबर से सहमति लिया जाता है कि भाई देखो हम ये नियम बनाए हैं, क्या तुम इससे सहमत हो? यदि वो हाँ कर दे तो ठीक है, नहीं किया तो उसमें सुधार किया जाएगा, फिर उसको इम्प्रूव किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब ये हो गया कि लोकसभा में यदि कोई नियम कानून बन रहा है तो उसमें पहले सब लोगों का सहमति चाहिए। सब लोगों का नहीं, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल का क्या चाहिए? सहमति चाहिए। पहला टाइम उसको यहाँ पे लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, क्योंकि हर एक किसी को मनाना, हर किसी को वो नियम कानून सही लगना बहुत बड़ी बात है। पहला ये हो गया। दूसरा बात ये, जब वो नियम बन जाएगा राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के सारे लोग देखेंगे क्या ये नियम सही है, हाँ तब सही है तो उसको साइन कर देंगे उसमें। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को लगा कि हाँ ये ठीक है तो साइन कर देगा, यदि लगा कि गलत है तो उसको दोबारा भेज देगा। मतलब कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ ये सबसे इसका ये खास फीचर्स ये है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, लेकिन जो डिसीजन बन के बाहर आता है ना वो बिल्कुल सही और सटीक होता है और बहुत ही अच्छा होता है। समझ में आ गया? तो डेमोक्रेसी में बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ टाइम लगने के बाद जो डिसीजन हमारे सामने आता है ना वो बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। समझ में आ गया ना? जैसे ये नियम लाया गया होगा हेलमेट वाला, कि जो आदमी बाइक चलाएगा हेलमेट लगा के चलाएगा। एक नियम कहाँ पे बना होगा? पार्लियामेंट में बना होगा। बात समझ में आ रहा ना? और जब पार्लियामेंट में बना होगा तो बहुत तरह का सवाल उठा होगा कि देखो भाई बाइक तो है लेकिन हेलमेट का पैसा नहीं है। कोई कहा होगा कि हेलमेट जरूरी नहीं है क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं है हेलमेट खरीदने का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि कहे होंगे कि देखो भाई कुछ पैसा तो लगेगा लेकिन तुम्हारा जीवन तो बच जाएगा। मतलब क्या देख रहे हो? बहुत सारे समस्याओं को झेलने के बाद वो नियम लाया गया होगा, और जब उतना टाइम लगा तो हेलमेट जो आया, नियम जो बन के आया हेलमेट वाला, बाइक वाला हेलमेट, तो वो क्या है? सही है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है, लेकिन जो डिसीजन हमारे सामने बन के आता है ना टाइम लगने के बाद वो बिल्कुल सही और सटीक होता है, हमारे भलाई के लिए होता है। ठीक है, चलो तो सेकंड भी समझ में आ गया। थर्ड समझते हैं क्या है? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का फीचर्स है, ये बहुत बड़ा डेमोक्रेसी का फीचर्स है। देखो हमारे कंट्री में मेन 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। चारों का लैंग्वेज अलग, चारों का कल्चर अलग, चारों का फेस्टिवल अलग, चारों का रहना सहना खाना पीना सबका मतलब हर चीज़ मतलब लगभग देखा जाए तो अलग अलग चीज़ है ना। कोई लैंग्वेज कुछ और बोल रहा है, कोई कपड़ा कुछ और पहन रहा है, कोई किसी और का पूजा कर रहा है, कोई त्यौहार कोई और मना रहा है, जैसे क्रिसमस हो गया, फिर से दिवाली हो गया, फिर से ईद हो गया, मुहर्रम हो गया, फिर से सिखों का कौन सा त्यौहार होता है? बैसाखी मेला हो गया, भांगड़ा, ये सब क्या है? ये सब
इंडिया का क्या है, डाइवर्सिटी तो है, लेकिन डाइवर्सिटी में ही इंडिया बसा हुआ है। समझ में आ गया? इंडिया में इतना ज़्यादा जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रहा है, लैंग्वेज में, कल्चर में, फेस्टिवल में, रिलीजन में, ये सब क्या है, डाइवर्सिटी में ही इंडिया बसा हुआ है। समझ में आ गया ना? तो अब जरा बताओ, जब इतना सारे कास्ट के लोग हैं, इतने सारे कल्चर्स को मानने वाले लोग हैं, तो इनमें लड़ाई झगड़ा भी होता होगा कभी ना कभी। जैसे हिंदू मुस्लिम में तो लड़ाई झगड़ा बहुत ही कॉमन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि माना जाए, जैसे दशहरा के टाइम पे हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा जुलूस के मामले में लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन है, उसमें कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन डेमोक्रेसी के पास ऐसा पावर है कि वो उसको शांत भी कर देता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत समझने में? तो इसका मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? हमारे पास 4 डिफरेंस है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 4 धर्म है, उन चारों को बराबर दर्जा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी उन सब में यदि लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो डेमोक्रेसी क्या करता है? उसको शांत करने की कोशिश करता है। कोशिश कैसे करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से करेगा। सबके लिए नियम कानून एक है, सबके लिए वही लागू होगा, ठीक है ना? ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? डिग्निटी का मतलब होता है मान, सम्मान, इज्जत, मर्यादा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि चाहे वो मुकेश अंबानी का बेटा हो, चाहे ये गोलगप्पा बेचने वाला का बेटा हो, उन दोनों के पास राइट क्या है? सेम है। दोनों क्या है? इक्वल है। हाँ, वो अलग बात है कि वो मेहनत करके कुछ ज़्यादा अमीर बन गया, ये मेहनत करके कुछ ज़्यादा ही गरीब रह गया, वो अलग चीज़ है, वो तो अपना पर्सनल चीज़ है, वो मेहनत करे ये भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल स्तर पे यदि देखा जाए तो हर एक कोई क्या है? बराबर है ना? जैसे मान लो यदि हम मुकेश अंबानी को जी कह के बुला रहे हैं, मुकेश अंबानी जी, तो उनको भी आपको बोलना पड़ेगा फलाना जी। मतलब क्या होगा कि हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो भी आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन यदि आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि हमारा डिग्निटी छीना जा रहा है, मेरे ऊपर भेदभाव किया जा रहा है, हमको तंग किया जा रहा है, तो आप जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में हर एक किसी के मान, सम्मान, इज्जत, मर्यादा को ध्यान में रखा गया है और यहाँ पे हर कोई इक्वल है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज हम प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, सीएम से, अपने एमएलए से, अपने एमपी से, हर किसी से डायरेक्ट आंख में आंख मिला के सवाल पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं? क्योंकि वो भी बराबर है, हम भी बराबर है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप भी प्रधानमंत्री बनने से पहले एक सिटीजन है। हम आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है, ये हमारा क्या है? डिग्निटी है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हर किसी को बराबर राइट दिया गया है, हर कोई आपस में इक्वल है। वोटिंग राइट सबसे सेम है, सबका सेम है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वोटिंग राइट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या है वोटिंग राइट? जो भी 18 साल या 18 साल के ऊपर का है आप वोट दे सकते हैं, वो हो गया हमारा डिग्निटी। तो आपस में सभी यहाँ पे क्या है? इक्वल है, सभी आपस में बराबर हैं। आगे आगे क्या है? सो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। हाँ, ये सबसे अच्छा है। इतना कुछ हमारा फीचर्स है डेमोक्रेसी का। मान लो यदि कोई नियम कानून हमारे से गलती से निकल गया, कोई नियम कानून गलती से पारित हो गया, मान लो इम्प्लीमेंट कर दिया गया, मान लो यदि हो गया वो गलत साबित हो गया। जैसे किसान आंदोलन अभी हुआ ना, किसान आंदोलन क्या था? पार्लियामेंट में पूरा मेजोरिटी ऑफ लोगों का सहमति मिला, वो पास हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ? उसके लिए हंगामा भी हुआ ना। किसान आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? अभी हुआ ना। किसान आंदोलन जो हुआ था वो क्यों हुआ? किसान आंदोलन जो हुआ वो क्यों हुआ? उस नियम के लिए हुआ। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब किसान के लिए वो जो नियम 3 को लाया गया था, वो तीनों नियम उस समय पे सही था। पार्लियामेंट ने पास किया, फिर राज्यसभा में गया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, साइन कर दिया गया, पास हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ? वो गलत साबित हो गया ना। मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन था वो मिस्टेक से, मतलब कि गलती, आप कह सकते हैं कि गलती से वो निकाला गया होगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो भी नियम निकला था लोग उससे क्या है? ना खुश हैं, और चूंकि ना खुश हैं तो वो मिस्टेक हो गया हमारा। उस मिस्टेक को हम सुधार भी सकते हैं। देखो यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। जो डेमोक्रेसी में मिस्टेक आपसे हो जाए वो आप उसको सुधार भी सकते हैं। वो कहाँ पे आप सुधार सकते हैं? पार्लियामेंट्री हाउस में ही सुधार सकते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे किसान आंदोलन लागू तो हो गया, उस समय सही था वो, लेकिन बाद में वो क्या हो गया? गलत साबित हो गया। तो जब गलत साबित हुआ तो उसको वापस भी लिया गया ना, यानी कि हम अपने मिस्टेक को क्या किए? सुधारे ना, करेक्ट किए ना। तो वो कहाँ पे किए? पार्लियामेंट्री हाउस में किए, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में किए।
तो नियम भी लोकसभा राज्यसभा से लागू होता है और उसको सुधारने का काम भी हमारा लोकसभा राज्यसभा में ही होता है। तो यदि हमारे डेमोक्रेसी में कोई नियम कानून ऐसा बन जाता है जो कि लोगों के हित के खिलाफ हो तो हम उसको सुधार भी सकते हैं। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है समझने में? तो ये था हमारा पांचों का पांचों फीचर्स डेमोक्रेसी का क्या है, और इन पांचों के पीछे कुछ ना कुछ कहानी है, इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। अब कहीं पे भी कोई डाउट नहीं। तो हमारे पास डीमेरिट और मेरिट, लिमिटेशंस और एडवांटेज दोनों हमारे पास डेमोक्रेसी का आ गया। तो अब जरा बताओ हमको, अब जरा बताओ कि डेमोक्रेसी ही क्यों, डेमोक्रेसी ही क्यों? क्योंकि ये हमें ये पांचों फंक्शन देते हैं और ये मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप में आपको ये पांचों फंक्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए डेमोक्रेसी चाहिए। क्या चाहिए? डेमोक्रेसी चाहिए। अब यदि कोई सवाल आपसे पूछे कि बेटा बताओ व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, तो वो चारों हम फीचर्स अपना बताएंगे जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके हैं, है ना। और यदि पूछे कि बेटा बताओ डेमोक्रेसी ही क्यों चाहिए, मोनार्की क्यों नहीं, डिक्टेटरशिप क्यों नहीं, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप ये पांचों राइट्स हमको नहीं देता है, लेकिन ये डेमोक्रेसी हमको देता है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत समझने में? अब तो ये हो गया हमारा कुछ फीचर्स हो गया और कुछ इसका डीमेरिट भी हो गया, लिमिटेशंस भी हो गया, दोनों चीज हो गया हमारा। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ये कि डेमोक्रेसी का कुछ और मायने हैं, है ना। इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक में कोई डाउट है? चलो आज से क्लास हम लोग यहीं पे वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच।